हेलो फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, जो कक्षा 12th की बुक है। उसमें जो प्राथमिक क्रियाएं टॉपिक है, प्राथमिक क्रियाएं जो चैप्टर है, उसके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। लगभग 50 से भी ज़्यादा इसमें हमने जो है वह एमसीक्यू है वो ऐड किए हैं, यानी कि पूरी के पूरे चैप्टर को हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है। यदि आप कंपटीशन लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो यदि ये एमसीक्यू पढ़ते हैं आप, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन संग्रहण का निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। भोजन संग्रहण का निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है वो आपको बताना है। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, अमेजन बेसिन। तो इनमें से निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कौन सा है? अमेजन बेसिन जो है वो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। बाकी अन्य जितने भी हैं वो सारे के सारे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, चलवासी पशुचारण की विशेषता है। लास्ट क्वेश्चन में जो आंसर शो हो गया था, इसमें नहीं होगा, आंसर शो नहीं होगा, आप कर सकते हैं अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग। चलवासी पशुचारण की विशेषता है, 3 विशेषताएं बता रखी है, आपको बताना है कौन कौन सी है वो चलवासी पशुचारण की विशेषता है। ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं, इसमें विस्तृत भूमि का उपयोग होता है, रेंच और एस्टेंसिया इसके कृषि फार्म है। इन तीनों में से कौन से ऐसे हैं जो चलवासी पशुचारण की विशेषता है? तो इसमें पहली और दूसरी, ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं, इसमें विस्तृत भूमि का उपयोग होता है, ये दोनों इसकी विशेषता है। तीसरी है रेंच और एस्टेंसिया, इसके कृषि फार्म है। कृषि फार्म चलवासी पशुचारण में नहीं बनाए जाते हैं। कृषि फार्म है वो तो वाणिज्यिक पशुचारण में बनाए जाते हैं, इसलिए वो वाणिज्यिक पशुचारण के फॉर्म होते हैं, ना कि चलवासी पशुचारण के। ओके, तो इसका उत्तर होगा 1 व 2। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषता है। वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषता है, मुख्यतः अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है। यह शीतोष्ण घास के मैदानों का व्यवसाय है। पशुओं की जनिक सुधार व स्वास्थ्य संबंधी देखभाल होती है। यह सभी, तो ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी है, शीतोष्ण घास के मैदानों का व्यवसाय भी है, पशुओं का स्वास्थ्य सुधार और विशेष देखभाल भी होती है। यानी ये सभी जो है वो इसका आंसर है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके उत्पादों का वैज्ञानिक ढंग से संशोधित किया जाता है और डिब्बा बंद करके विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है। इसीलिए वाणिज्यिक जो पशुचारण है वो एक तरह का बिजनेस है। नेक्स्ट, किन प्रदेशों में याक व लामा पशु पाले जाते हैं? याक और लामा पशु पाले जाते हैं? तिब्बत और एंडीज, आर्कटिक, मरुस्थलीय क्षेत्र या सभी क्षेत्रों में? ये याक और लामा जो है वो लगभग ठंडे प्रदेश के पशु हैं, जो कि तिब्बत और एंडीज में पाले जाते हैं। तिब्बत और एंडीज में पाले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किन प्रदेशों में रेंडियर पशु पाले जाते हैं? रेंडियर तिब्बत व एंडीज, आर्कटिक प्रदेशों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में या सभी में? तो इसमें रेंडियर पशु जो है वो आर्कटिक प्रदेश अर्थात उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश जो है, यानी साइबेरिया वाला क्षेत्र जो है, वहां पर पाले जाते हैं। तो यार्क आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश के पास में जो लोग रहते हैं, साइबेरिया मुख्य रूप से कनाडा का उत्तरी भाग जो है, वहां पर जो है, जिसे आर्कटिक प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि 66.5 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार के पशु है वो पाले जाते हैं। विशेषकर एस्किमो जो है ये पशु पालते हैं। कौन सा क्षेत्र चलवासी पशुचारण से संबंधित नहीं है? चलवासी पशुचारण से संबंधित क्षेत्र है वो कौन सा नहीं है? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ, मंगोलियन चीन, आर्कटिक यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्षेत्र। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा चलवासी पशुचारण का क्षेत्र नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि वाणिज्यिक पशुचारण के क्षेत्र हैं, और जबकि शेष जो तीनों हैं वो चलवासी पशुचारण के ही क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, भारतीय हिमालय क्षेत्र में कौन सी जाति ऋतु प्रवास करती है? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी व भूटिया, उपरोक्त सभी। तो जो भारतीय हिमालय क्षेत्र है उसमें ये सभी जातियां रहती है जो कि ऋतु प्रवास है वो करती है, गुज्जर भी, बकरवाल भी, गद्दी भी, भूटिया भी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जिसके कारण चलवासी पशुचारण की संख्या घटती जा रही है? चलवासी पशुचारण की संख्या का घटने का कारण क्या है? राजनीतिक सीमाओं का अधिग्रहण, देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, जलवायु का समय के साथ परिवर्तन, महायुद्धकालीन समस्याएं। तो चलवासी पशुचारण की समस्या जो है मतलब वहां के कारण किस कारण से घटती जा रही है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है कि भाई राजनीतिक सीमाओं का अधिग्रहण ये तो हुआ ही है, देशों द्वारा नई बस्तियों का निर्माण भी हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है वो क्या हो रही है, इसकी संख्याएं है वो घटती जा रही है। तो इसका उत्तर होगा 1 व 2। कौन सी जनजाति अलास्का में रेंडियर के कुल भंडार का 2/3 भाग रखती है? इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि रेंडियर विशेषकर एस्किमो पालते हैं और अलास्का में एस्किमो। किस प्रकार के खनन को विवृत खनन भी कहते हैं? विवृत खनन भी कहते हैं। धरातलीय खनन, कूप की खनन, भूमिगत खनन या सभी? धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा धरातलीय खनन। नेक्स्ट है, खनिजों की खोज का वास्तविक विकास का समय रहा है। खनिजों की खोज का वास्तविक विकास का समय रहा है, तो वास्तविक विकास का समय 16वीं शताब्दी, औद्योगिक क्रांति के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर या उपरोक्त सभी? खनिजों का वास्तविक विकास हुआ था औद्योगिक क्रांति के पश्चात, क्योंकि उस समय खनिजों की आवश्यकता महसूस हुई थी और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो इसलिए खनिजों की खोज है वो की गई। खनन के संदर्भ में सत्य है। खनन के संदर्भ में सत्य है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन कार्य व शोधन कार्य में पीछे हट रहे हैं। दूसरा है, विकासशील देशों में खनन कार्य मुख्य कारण श्रमिक शक्ति है। तीसरा है, कूप की खनन अधिक खतरनाक होता है, जैसे जहरीली गैस, आग, बाढ़ आदि की संभावना। इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही है, क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है वो खनन कार्य से पीछे हटते जा रहे हैं। विकासशील देशों में खनन कार्य का मुख्य कारण श्रम शक्ति होता है और कूप की खनन खतरनाक होता है जिससे गैसें वगैरह निकलती है, तो इसका उत्तर होगा द अर्थात उपरोक्त सभी। विश्व में कौन सा चलवासी पशुचारण का प्रदेश नहीं है? मध्य एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, टुंड्रा, दक्षिणी अफ्रीका। चलवासी पशुचारण का क्षेत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका है वो चलवासी पशुचारण का क्षेत्र नहीं है। उत्तरी अफ्रीका चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका नहीं है बल्कि उत्तरी अफ्रीका चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। फ्रेंड्स यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता के लिए, तो हमारे ऐप जियो वाले सर पे जो है वो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसमें टेस्ट सीरीज है प्लस MCQ है, दोनों चीजें हैं। 4100 प्रश्न है। इसके अंदर आपको लगभग 28 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 1600 प्रश्न होंगे, दो तीन टॉपिक को करके लगभग 28 टेस्ट है वो आपको मिलेंगे 1600 क्वेश्चन के। इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो 28 टेस्ट मिलेंगे 1600 क्वेश्चन के, इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 3 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको। 120 क्वेश्चन के 3 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 360 क्वेश्चन के आपको ये मिलेंगे, यानी लगभग 1950 के करीब है वो ये आपको चीज़ें मिलेगी, जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 28, 29, 30, 31 पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर NCERT आधारित कक्षा 11th और 12th, कक्षा 11th और 12th, इसके जो आपको प्रश्न मिलेंगे 2100 से भी ज़्यादा प्रश्न है वो आपको मिलने वाले, यानी कुल मिलाकर 4100 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। इसमें आप चयनित टॉपिक के अनुसार
जो 1600 क्वेश्चन के पेपर हैं वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, 360 क्वेश्चन के पेपर है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। एनसीईआरटी के जो 12वीं और 11वीं की 4 किताबें हैं, उन 4 किताबों के ई बुक्स यानी जो एमसीक्यू बनाकर टोटल, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वीडियो में, उन सभी के जो है वो एमसीक्यू बनाकर जो आपको 21 प्रश्न के ई बुक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे आप वहां पर पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं टेस्ट को, लेकिन जो ये जो एनसीईआरटी की ई बुक है जिसमें आपकी चारों किताबें रहेगी प्लस प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन है वो शामिल किए जाएंगे। लगभग 2100 क्वेश्चन की जो है वो आपको बुक है या फिर ई बुक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे वहां पर आप पढ़ सकते हैं। इसे डाउनलोड नहीं कर सकते, अन्य को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलवासी पशुचारण में टुंड्रा प्रदेश में कौन से पशु पाले जाते हैं? रेंडियर, खच्चर, कैरिबू या ए वैसे दोनों। चलवासी पशुचारण में कौन से पशु पाले जाते हैं? तो इसमें रेंडियर और कैरिबू हो गए, क्योंकि खच्चर तो जो है वो अरब देशों में पाले जाते हैं, तो ए और से इसका उत्तर हो गया। किस देश के निर्यात का अधिकतर हिस्सा पशु आधारित है? किस देश के निर्यात का अधिकतर हिस्सा है वो पशु आधारित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आंग्ल अमेरिका, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये सारे देश ऐसे देश हैं जिसका जो अधिकतर प्रतिशत है वो पशु आधारित है, पशु निर्यात यानी कि देश निर्यात आधारित है, जिसका अधिकतर हिस्सा पशु आधारित है। तो सभी देश होंगे। न्यूजीलैंड में तो 90% और ऑस्ट्रेलिया में 60% उत्पाद है वो पशु आधारित ही निर्यात किए जाते हैं। न्यूजीलैंड में 90% और ऑस्ट्रेलिया में 60%। चावल प्रधान व चावल रहित कृषि प्रकार है, यानी ये दोनों किसके उप प्रकार है? जीविकापार्जन, वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि और स्थानांतरित कृषि। तो ये दोनों जो है वो गहन कृषि के प्रकार है। गहन कृषि को 2 उप विभागों में विभाजित किया जाता है, चावल प्रधान और चावल गौण। चावल प्रधान को शावा कृषि भी बोलते हैं। गहन कृषि में चावल प्रधान को शावा कृषि भी बोलते हैं। तो चावल प्रधान और चावल रहित कृषि है वो गहन कृषि के प्रकार हैं। स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, रंग बदल गया, प्रश्नों का रंग बदल गया। मध्य अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी व मध्य एशिया, उपरोक्त सभी। स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो ये जो रंग बदला हुआ है वही इसका उत्तर है, मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। मेडागास्कर में टावी, फिलीपाइन में चेनगिन, सूडान में लादांग, म्यांमार में तुंग्या। इनमें से स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, लदांग है इंडोनेशिया और मलेशिया में की जाती है। लदांग कृषि है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में की जाती है। मध्य अमेरिका व मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। भारत में इसे झूमिंग कहते हैं। सूडान में इसे नगासू और वेनेजुएला में इसको कोनुकू कहा जाता है। तो इस प्रकार ये स्थानांतरित कृषि के जो है वो क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा सूडान में लदांग, क्योंकि लदांग है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस स्थान पर विश्व का 90% चावल उत्पादित किया जाता है? तो भारत, चीन, यहाँ यानी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। किस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है व मुख्य फसल गेहूं है तथा अन्य सभी कार्य यंत्रों की सहायता से संपन्न होता है? तो वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया या सारे ही? तो वाणिज्यिक कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्र हैं। वाणिज्यिक कृषि क्षेत्र हैं यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास और ये सारे। तो ये सारे ही जो हैं वो इसके क्षेत्र हैं। यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, ये सारे इस कृषि के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के वेल्डास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स,
न्यूजीलैंड के कैंटरबरी, दक्षिण अफ्रीका के प्रेरीज। ये घास के मैदान हैं, कौन से सुमेलित नहीं है? तो दक्षिणी अमेरिका के प्रेरीज, क्योंकि प्रेरीज है वो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है। मिश्रित कृषि की विशेषता नहीं है। खेतों का मध्यम आकार, फसलों के साथ पशुपालन, सस्यावर्तन व अंतः फसली कृषि अल्प विकसित भागों में होती है। मिश्रित कृषि की विशेषता आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो केवल जो चौथी विशेषता है वो मिश्रित कृषि की नहीं है, क्योंकि यह अल्प विकसित भागों में नहीं होती बल्कि विकसित भागों में होती है। भूमध्य सागरीय कृषि की ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें बतानी है: गेहूं, जौ, आलू, अंगूर, सेब, नाशपाती, अंजीर, खजूर, जैतून व बै वै से दोनों, यानी अंगूर, सेब, नाशपाती, अंजीर, जैतून, खजूर। आपको बताना है कि कौन सी ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। तो अंगूर, सेब, नाशपाती, अंजीर, खजूर, जैतून ये जो है वो सर्दियों में बोई जाती है, जबकि गेहूं, जौ और आलू ये गर्मियों में बोई जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। कौन सी? गेहूं, जौ, आलू। जबकि अन्य जो है वो शीतकालीन फसलें हैं। कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है? जैतून, अंजीर, खजूर, अंगूर। ये जो भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है वो कौन सी है? आपको इसमें ध्यान रख के बतानी है भाई कि इनमें से भूमध्य सागरीय कृषि है उसकी विशेषता कौन सी? मुख्य विशेषता कौन सा वृक्ष है वो मुख्य रूप से उगाया जाता है? जैतून, अंजीर, खजूर, अंगूर। अंगूर है वो इस कृषि में मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो अंगूर है वो इसकी मुख्य चीज है जिससे यहाँ से जो है वो वाइन बनाई जाती है। तो और गुणवत्ता वाले अंगूर है वो यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए फ्रांस में विश्व की सबसे महंगी दारू सैम्पियन मिलती है। अंजीर का जो वृक्ष होता है वो यहाँ उगता है और यह वर्ष में 2 बार फल देता है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश कौन से हैं आपको बताना है? दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यह उपरोक्त सभी भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश हैं। तो जो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश हैं इनमें से वो हैं, ये सारे ही हैं: दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, भूमध्य सागर का समीपवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी यूरोप से लेकर अफ्रीका के ट्यूनीशिया के अटलांटिक तट तक फैला हुआ जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये सारे प्रदेश ही इसके अंतर्गत शामिल हैं। व्यापारिक अन्न उत्पादक प्रदेश की विशेषता नहीं है। व्यापारिक अन्न उत्पादक प्रदेश की विशेषता नहीं है। विस्तृत कृषि प्रणाली, पशुपालन नगण्य, चावल मुख्य फसल है और प्राकृतिक खाद इनमें से बतानी है। व्यापारिक अन्न उत्पादक प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा यहाँ की मुख्य जो फसल है वो गेहूं है, चावल नहीं है। मुख्य फसल क्या है? गेहूं है और प्रेरी, पंपास, वेल्डास आदि क्षेत्रों में यह उगाई जाती है। वाणिज्यिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है। किस कृषि को मिश्रित कृषि भी कहते हैं? किस कृषि को मिश्रित कृषि भी कहते हैं? व्यापारिक एवं पशु उत्पादक कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादक प्रदेश, निर्वाहन फसल व फल उत्पादक कृषि और दुग्ध पशुपालन कृषि। इनमें से आपको बताना है कि किस कृषि को मिश्रित कृषि भी कहते हैं। तो मिश्रित कृषि वह कृषि होती है जिसके अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन भी की जाती है, यानी व्यापारिक एवं पशुपालन कृषि है वो मिश्रित कृषि की श्रेणी के अंतर्गत आता है। व्यापारिक एवं पशु उत्पादक कृषि का क्षेत्र कौन सा है? व्यापारिक एवं पशु उत्पादक कृषि का क्षेत्र कौन सा है? सीधी सी बात है, मिश्रित कृषि का क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी व मध्य यूरोप, उत्तरी यूएसए, अर्जेंटीना या सभी? तो ये सभी जो है व्यापारिक एवं पशु उत्पादक कृषि के क्षेत्र हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सभी व्यापारिक एवं जो है कृषि उत्पादक प्रदेश के जो है वो क्षेत्र है जहां पर व्यापार वगैरह है वो संपन्न होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस कृषि को कैलिफोर्निया में ट्रक कृषि भी कहा जाता है?
विशिष्ट विशिष्ट बागाती कृषि, दुग्ध उत्पादन कृषि, व्यापारिक कृषि, मिश्रित कृषि। ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग जो है वो विशिष्ट बागाती कृषि को कहा जाता है, जो कि कैलिफोर्निया में होती है। विश्व में सर्वाधिक कृषि उपज कौन सा देश करता है? भारत, चीन, यूएसए, फ्रांस। भारत, चीन, यूएसए, फ्रांस। तो सबसे ज्यादा जो कृषि उपज है वो यूएसए करता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोल खोज क्या है? कृषि प्रकार, रूस में सामूहिक कृषि खेत, सहकारी कृषि के खेत, नीदरलैंड में सहकारी खेत। तो रूस में जो सामूहिक कृषि के जो खेत होते हैं उन्हें कोल खहोज कहा जाता है, कोल खहोज कहा जाता है। यहाँ पर सामूहिक खेती की जाती है, खेतों की चकबंदी करके कृषि कार्य किया जाता है। भारत में चावल को वाणिज्यिक फसल के रूप में कहाँ बोया जाता है? पंजाब व हरियाणा, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, यूपी व एमपी, या व वैसे दोनों। तो पंजाब और हरियाणा में जो है वो चावल को वाणिज्यिक फसल के रूप में बोया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया चावल को वाणिज्यिक फसल के रूप में बोया जाता है, जबकि अन्य स्थानों पर भारत में इसे खाद्यान्न के रूप में बोया जाता है। किस कृषि में खेतों की चकबंदी की जाती है? तो अभी हमने बात की थी, सामूहिक कृषि में खेतों की चकबंदी की जाती है। लादांग संबंधित है, तो हमने मलेशिया, इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को लादांग कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। किस प्रकार की कृषि को नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों के समीप किया जाता है? नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों के समीप। मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, डेयरी कृषि, या सभी? तो जो डेयरी कृषि है, जो डेयरी कृषि है उसे नगरों के समीप किया जाता है, क्योंकि दूध है वो जल्दी ही खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए नगरों में पहुंचाना भी जल्दी पड़ता है सुबह सुबह, इसलिए डेयरी कृषि है वो औद्योगिक क्षेत्रों के समीप होती है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड और उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ये सभी वाणिज्यिक कृषि के प्रदेश है, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप और तस्मानिया जो है वाणिज्यिक कृषि के सबसे बड़े प्रदेश है। तस्मानिया भी इसके साथ है, अन्य भी इसके क्षेत्र है, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। बागवानी की फसलों में ट्यूलिप किस देश की मुख्य बागवानी फसल है? ट्यूलिप, ट्यूलिप जो है वो एक प्रकार का पुष्प है। नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन। तो जो है नीदरलैंड है उसमें उगाया जाने वाला एक प्रकार का पुष्प है, जो कि बागवानी फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किन प्रदेशों में औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त कारखाना कृषि भी की जाती है? उत्तरी अमेरिका व पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया व इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व जापान। इनमें से आपको बताना है कि किन प्रदेशों में औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त कारखाना कृषि भी की जाती है। कारखाना कृषि क्या होती है? पहले तो ये समझ लीजिए, कारखाना कृषि में गाय व बैल और कुकुर पाले जाते हैं, जिन्हें कारखाने में तैयार भोजन पर रखा जाता है। वह अधिक धन की आवश्यकता होती है, उसे कारखाना कृषि कहा जाता है। इसमें उत्तरी अमेरिका व पश्चिमी यूरोप में कारखाना कृषि है वो की जाती है। कारखाना कृषि के मुख्य पशु, कारखाना कृषि में मुख्य पशु पाले जाते हैं, अभी हमने चर्चा की थी लास्ट क्वेश्चन में ही। आपको बताना है कि कौन से पशु पाले जाते हैं। गाय, बैल और कुकुर, गाय, बैल और कुकुर इसमें पाले जाते हैं। नेक्स्ट है, सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता कहाँ प्राप्त हुई? डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन। सहकारी कृषि है उसे सबसे ज्यादा सफलता, भाई सभी देशों में सफलता मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफलता है वो मिली थी डेनमार्क के अंदर सहकारी कृषि को। इसके अलावा इटली में भी सहकारी आंदोलन सफल रहा, यानी डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली, इनमें सब में सहकारी आंदोलन है वो सफल रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफलता है वो डेनमार्क के अंदर मिली थी। पूर्वी सोवियत संघ की समाजवादी सरकार ने किस कृषि को प्रारंभ किया? सहकारी, सामूहिक, डेयरी और मिश्रित। इसमें सामूहिक कृषि को है वो समाजवादी की सरकार ने जो है वो प्रारंभ किया था।
कौन सी फसल रोपण कृषि में शामिल नहीं है? कॉफी एवं चाय, रबड़ व गन्ना, चावल व केला, गेहूं व मक्का। तो गेहूं और मक्का है उसे रोपण कृषि में शामिल नहीं किया जाता है, अन्य सभी रोपण कृषि में शामिल होते हैं। चावल एकमात्र सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है जिसे रोपण कृषि में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि का प्रकार यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया जाता है? तो इसमें कोल खगोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित और रोपण, इनमें से कृषि यूरोपियन औपनिवेशिक समूह द्वारा की जाती है, आपको बताना है। तो रोपण कृषि है यूरोपियन औपनिवेशिक समूह द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से एकल कृषि नहीं है, एकल कृषि नहीं है। कोल खगोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित, रोपण। तो इसमें से सीधा सा उत्तर है स्टूडेंट्स की मिश्रित कृषि है वो एक रोपण कृषि, एकल कृषि नहीं है, क्योंकि इसमें पशुपालन भी होता है। मानसूनी एशिया में मुख्यतः कौन सी कृषि की जाती है? मिश्रित, गहन, व्यापारिक और सामूहिक। तो मानसूनी एशिया में गहन निर्वाह कृषि है वो मुख्य रूप से की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है लापाज, सेल्वन और कंपोज। लापाज, सेल्वन और कंपोज। आपको मिश्रित करना है कि इसमें से कौन से जो है वो सुमेलित हैं, आपको मिलाना है और सुमेलित करना है। देखिए इसमें लापाज जो है वो ओरोनिको बेसिन, सेल्वन जो है वो अमेजन बेसिन, और जो कंपोज जो है वो ब्राजील का पठार है। तो आपको इसमें से मिलाना है घास क्षेत्र कौन से सुमेलित है। तो लापाज जो है वो ओरिनिको बेसिन में ही है, सेल्वन जो है अमेजन बेसिन में है, और कंपोज जो है वो ब्राजील के पठार में उत्पादित की जाती है। यानी कि ये सभी सही है। उत्तर होगा द 1, 2, 3। पशुओं के बड़े बड़े फार्म जिसे चारों ओर बाड़ लगी होती है क्या कहलाते हैं? पाड़े, रोबर, रेंच, पशु फार्म। रेंच कहलाते हैं, इन्हें रेंच कहा जाता है। एस्टेंसिया भी कहा जाता है, रेंच कहा जाता है। ब्राजील में स्थित कॉफी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहते हैं अभी भी किसके नियंत्रण में है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी भी कुछ ऐसे फेजेंडा है जो यूरोप के नियंत्रण में है ब्राजील में। प्राचीन समय में कृषि विकास के संदर्भ में सत्य नहीं है। फ्रांस वासियों ने अफ्रीका में चाय व कॉफी के पौधे लगाए थे। ब्रिटेन में, भारत व श्रीलंका ने चाय के पौधे लगाए थे। इसके अलावा पुर्तगाल ने मलेशिया में रबड़ के बाग व पश्चिमी द्वीप में गन्ने व केले के पौधे लगाए थे। और स्पेन व अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के पौधे लगाए थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में जो है वो चाय एवं कॉफी या कोकोआ के पौधे लगाए थे। पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और चाय के पौधे लगाए थे। यानी फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी, कोकोआ, चाय आदि के पौधे लगाए थे। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए थे। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने मलेशिया में रबड़ के बाग और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने व केले लगाए थे। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि ये पुर्तगालियों ने नहीं बल्कि ब्रिटेन वासियों ने ही लगाए थे। मलेशिया में रबड़ के बाग और पश्चिमी द्वीप समूह पर गन्ना तो इन्होंने ही लगाए थे। नेक्स्ट, अनाज काटने की मशीन, अनाज काटने में सक्षम मशीन है। थ्रेसर, कंबाइन क्रू, कल्टीवेटर, हम्बाम। तो ये भी 12th एनसीईआरटी की पुस्तक से ही लिया गया है। एक चित्र के अंदर से इसको प्रश्न को लिया गया है, तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अनाज काटने में जो सक्षम मशीन है वो कौन सी है, आप बताइए। इससे पहले आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है वो कक्षा 11th और 12th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। लगभग 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें चारों किताबें होंगी, 11th और 12th की 2-2 किताबें प्लस
प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है जो इनसे संबंधित है क्लासों से, वो सारे आपको एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे, टेस्ट के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये टेस्ट है वो आप बाई कर सकते हो। 21 तारीख तक, 21 फरवरी तक इसकी प्राइस है वो मात्र 149 है, वो रखी गई है। 12th के सारे प्रश्न है वो फरवरी में अपलोड कर दिए जाएंगे और 11th के जो हैं वो मार्च में अपलोड किए जाएंगे। तो सारे जो हैं जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे प्रश्न हैं वो फरवरी में मिल जाएंगे आपको 12th के, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। मात्र 149 रुपये है सभी टेस्टों की कीमत है। चारों किताबों के अलग अलग चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और वैसे ही जो प्रैक्टिकल है उनके भी चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। तो अनाज काटने में जो सक्षम मशीन है वो है कंबाइन क्रू। कंबाइन क्रू है वो सक्षम मशीन है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको, ये जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे, इसमें सारा चैप्टर कवर होता है। यदि अगला वीडियो है आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला वीडियो उसके बाद ही हम पोस्ट करते हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो जरूर बताइए हमें कमेंट में अच्छा लगा। इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।